हेलो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हाई स्टोरी में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं दोस्तों। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स आपको पढ़ा रही हूँ और क्लास 6 से हमने स्टार्ट किया है और मैं 4 चैप्टर आपके क्लियर करा चुकी हूँ। चारों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने कुछ कराए हैं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जो वीडियो मैंने डाली है उनको आप देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो टाइम से मिल सके, ठीक है। और आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं हर वीडियो के लास्ट में टिप्स देती हूँ तो जो कि आपकी पढ़ाई में, आपके एग्ज़ाम में, आपकी लाइफ में काम आती है। तो अगर आप आज की टिप्स मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छी अच्छी टिप्स जो है आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमका आज का अपना सेशन जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। तो जो चैप्टर है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये वैदिक काल से रिलेटेड है। इसमें वैदिक काल के बारे में बात की गई है कि किन किन किताबों से हमें अपने प्राचीन टाइम के बारे में पता चला, अपने एनिशेंट टाइम में जो क्या क्या हुआ था उनके बारे में हमें ज्ञान हुआ, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना गया है वो 1500 से 600 बीसी माना गया है। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। जो पहला भाग है वो वैदिक काल और जो दूसरा भाग है वो उत्तर वैदिक काल माना जाता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं उन मुख्य किताबों की, उन मुख्य पुस्तकों की जिनसे हमें काफ़ी जानकारी जो है मिली थी। तो बात करते हैं सबसे पहले वेदों की। तो वेद जो है हमारे 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद हैं। ये काफ़ी खास जगह रखते हैं जिनसे हमें काफ़ी जानकारी मिलती है प्राचीन टाइम की। तो बात करते हैं हम ऋग्वेद के बारे में। वैसे तो ऋग्वेद मतलब इन किताबों का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सब लोग मानते ही हैं कि उस टाइम पर हुआ था, उस टाइम पर हुआ था। तो एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता, लेकिन 1200 से 1000 बीसी के आसपास जो है ऋग्वेद का जो रचना है मानी जाती है, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या उससे हमें प्राप्त होता है। तो देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है और 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र या श्लोक हम कह सकते हैं ऋग्वेद में पाए गए हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। तीसरा जो मंडल है उसको विश्वामित्र ने लिखा था और इससे ही हमें गायत्री मंत्र जो है मिला है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र कौन से मंडल से प्राप्त हुआ है इसके बारे में कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को के जो मंडल हैं उनको प्राचीन मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। और जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित माना गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति होने का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये सब बातें जो है ऋग्वेद में की गई हैं। बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन गद्य और पद्य दोनों तरीकों में इस पुस्तक से हमें प्राप्त होता है। और इस पुस्तक से ही हाथी पालने का उल्लेख तथा राजसु तथा वाजपेयी यज्ञ उस टाइम पर करने का जो उल्लेख है वो इसी पुस्तक से हमें मिला है। बात करते हैं सामवेद की। सामवेद जो है एक आश्रित वेद कहलाता है। इसमें देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का संग्रह किया गया है। यही वो वेद है जो संगीत का जनक माना गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। चौथा वेद है अर्थवेद। यह एक आधुनिक वेद माना गया है। इसमें भूत प्रेत, अंधविश्वास तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का उल्लेख इस पुस्तक से हमें मिला है। अर्थवेद में ही सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। और इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए हमारे वेद।
ठीक है, अब बात करते हैं वैदिक काल में भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ। और ये जो लोग थे इस टाइम पर वैदिक काल में, इनको आर्य माना जाता था वैसे। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम जो चीज़ें हैं वो रखते हैं इसमें, कि आर्यों ने उस टाइम पर क्या क्या किया, उनका विस्तार कैसे हुआ। ठीक है, तो वैदिक आर्यों का निवास स्थान जो है सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। इसका वर्णन जो है वो हमको ऋग्वेद से मिला है। ठीक है, और ऋग्वेद काल की प्रमुख जो नदियां हैं वो 21 नदियों का वर्णन वहाँ पर मिला है। इसके पूर्व में गंगा तथा पश्चिम में कुंभा या काबुल नदी शामिल मानी जाती है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो नदी है वो सिंधु प्रमुख नदी मानी गई है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में बार बार किया जाता रहा है। और दूसरी प्रमुख नदी जो है सरस्वती नदी मानी गई है। गंगा का ऋग्वेद में एक बार ही उल्लेख किया गया है, मतलब उस टाइम पर गंगा का सिर्फ एक ही बार उल्लेख किया गया है, उसके बारे में वो लोग कम जानते थे इसका मतलब। और यमुना नदी का 3 बार ही उल्लेख मिला है। तो जो प्रमुख नदी थी उस टाइम पर सिंधु नदी को ही माना गया है। और ऋग्वेद में जो वर्णन है यमुना, सरस्वती, सतलज, रावी, झेलम और सिंधु जैसी सभी नदियाँ जो हैं वो गंगा और काबुल के बीच में बहती थी। इन नदियों का उल्लेख मनमाने ढंग से नहीं बल्कि क्रमिक रूप से पूर्व में गंगा से लेकर पश्चिम में कुंभा तक इसका वर्णन जो है किया गया है। और ऋग्वेद में जो उल्लेख माना गया है उत्तर में हिमालय और मंजुवर्त की पहाड़ियों की श्रेणी का वर्णन ये लोग करते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद भूगोल में आज के पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पाकिस्तान और दक्षिण अफगानिस्तान का समावेश, मतलब इस टाइम पर जो एरिया था वो ये सब क्षेत्र आज के ये आज स्थित है। इनके आज के भौगोलिक दशाओं के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एरिया के अंतर्गत ये ऋग्वेद टाइम का जो क्षेत्र है वो आता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम सामाजिक व्यवस्था की, कैसे व्यवस्था थी वहाँ पर। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पर्दा प्रथा में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब उस टाइम पर जो है सती प्रथा का कोई भी अवशेष या उल्लेख नहीं मिला है कि उस टाइम पर भी महिलाएं सती हुआ करती थी। और समाज में प्रमुख रूप से पितृसत्ता जो है पाई गई है, मतलब पुरुष प्रधान ही जो उस टाइम पर भी हुआ करता था क्षेत्र। और महिलाएं शिक्षा ग्रहण किया करती थी और एक विवाह वहाँ पर प्रचलित था। महिलाओं को काफ़ी आज़ादी उस टाइम पर थी क्योंकि वो शिक्षा प्राप्त करती थी, तो इससे हम जान सकते हैं कि वो पढ़ती लिखती थी, तो वो उनको थोड़े बहुत अधिकार तो रहे ही होंगे। ठीक है, उस टाइम पर दास प्रथा का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि वहाँ पर भी दास लोग रहते होंगे, दास रखा जाता होगा। ठीक है, पिता की जो संपत्ति थी उसका उत्तराधिकारी पुत्र को ही माना जाता था। यह संपत्ति बेटी को तभी मिलती थी यदि माता पिता की एकमात्र संतान केवल एक पुत्री ही रही हो। और शाकाहार मांसाहार दोनों ही प्रचलित थे। यज्ञ में बलिदान किए हुए पशुओं को ये लोग खाया करते थे। ठीक है, गाय और निष्क जो होता है आभूषण होता है, विनिमय के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। विनिमय का मतलब ये एक माध्यम माना जाता था। और गाय को तो पहले अघन्य, मतलब न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। अगर कोई इस जानवर को मार देता था तो ये एक बड़ा पाप माना जाता था। ऋग्वेदिक काल में जो उस टाइम के लोग थे उन्हें केवल तांबे का ही ज्ञान था उस टाइम के लोगों को। ठीक है, ये लोग खेती अधिक करते थे, खेती का काफ़ी महत्व था इस टाइम पर। और बाद में जब लोहे का भी इस्तेमाल होने लगा तो तांबे को उस टाइम पर लोहित अयस्क और लोहे को श्याम अयस्क कहा जाने लगा था। ठीक है, यहाँ की राज व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे रहा करते थे, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। ऋग्वेद काल का जो राजनीतिक ढांचा है वो आरोही क्रम में 5 भागों में बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ठीक है, कुल जो होता था वो सबसे छोटी इकाई माना जाता था। कई कुलों को मिलाकर एक ग्राम बनता था और ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। इससे जो बड़ा होता था वो विश माना गया है, जिसका प्रधान विशपति कहलाता था। कई जनों को मिलाकर विश जो है छोटा होता था जन से। ठीक है, कई जनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय बनता था।
तो कई जनों को मिलाकर राष्ट्र यानी देश बन जाता था और देश के जो शासक होता था उसे राजन या राजा हम लोग कहते थे। लेकिन सम्राट शब्द के प्रयोग से यह पता चलता है कि कुछ राजा अधिक बड़े होते थे। बात करते हैं धर्म और दर्शन की। तो विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें इंद्र और वरुण को देवगणों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और इनको वैसे 3 श्रेणी में मानते हैं। और कौन कौन से प्रमुख देवता रहे थे इस टाइम पर? इंद्र और वरुण जो है प्रमुख देवता थे। अग्नि और सोम की भी लोकप्रियता अधिक मानी जाती है। अग्नि और सोम भी लोकप्रिय देवता थे। अग्नि को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच संदेश वाहक के रूप में आदर दिया जाता था। ठीक है। इंद्र को पुरंदर यानी नगरों का स्वामी कहा गया है। इसके अलावा अग्नि ही ऐसे देवता थे जो देवताओं की तीनों श्रेणी में विद्यमान माने गए हैं, मतलब अग्निदेव भी प्रमुख थे। तो इनमें जो सर्वोच्च देवता माने गए हैं वो इंद्र और वरुण ही माने गए हैं। इसके बारे में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें हैं इनके बारे में याद करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इस पार्ट में एक इनाम गांव स्थान के बारे में दिया गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर एक जगह स्थित है। इसके बारे में इस पार्ट में दिया गया है कि ये यहाँ के लोग कैसे थे, उनके बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पर वयस्कों को प्राय सीधा लेटाकर दफना दिया जाता था और उनका सर उत्तर की दिशा में किया जाता था। और इनाम गांव में कई बार पाया गया है कि शवों के पास कुछ पात्र भी रख दिया करते थे कि उनकी उपयोग की वस्तुएं उनके साथ दफना दी जाती थी। ऐसी उनकी कुछ मान्यताएं रही होंगी। ठीक है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, सरसों, बाजरा, तिल आदि चीज़ें के बीज भी मिले हैं। कई जानवरों जैसे इनमें कुत्ता, गाय, बैल, भैंस आदि इनकी हड्डियां मिलने से पता चलता है कि ये लोग इन जानवरों के बारे में जानते हैं। और अगर हम ऋग्वेद में फिर से देखें कि ऋग्वेद से धातुओं के बारे में पता चला है, अयस्क धातु के। पर अर्थवेद की बात अगर हम करें तो लोहित अयस्क और श्याम अयस्क का उल्लेख उसमें मिलता है। और ऋग्वेद में केवल तांबे के बारे में ही बताया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और ऋग्वेद से कुछ अन्य जानकारी मिली है, जैसे बुनकर और कपड़ा बुनने के लिए करघे और ढडरी और ताने बाने का उल्लेख भी मिलता है। और ऋग्वेदिक काल और हड़प्पा काल में कुछ समानताएं पाई गई है क्योंकि कपड़े के अवशेष दोनों में ही मिले हैं। वहाँ पर भी कुछ लघु मूर्तियाँ कपड़े पहने हुए दिखाई गई थी। तो बहुत से विद्वान जो हैं इन दोनों सभ्यताओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं और आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे, ऐसा कुछ लोगों का मानना भी है। बट जो भी है, हमें इस चैप्टर में ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली थी तो मैंने वो सब आपको क्लियर कर दी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जिसमें बात की गई है ऋग्वेद काल के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें जिसके बारे में वो बताते हैं कि यहाँ से हमें अपने इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिली थी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी टिप्स की। तो आज की मेरी जो टिप्स है उसमें मैं बात करूँगी कि हमें अपना रूटीन कैसा रखना चाहिए कि उसके हिसाब से हम अपने तैयारी पूरे दिन का रूटीन बना के रखना चाहिए जिसके हिसाब से हम पूरा अपना दिन का कार्य कर सकें। तो मेन चीज़ है दोस्तों सुबह को जल्दी उठना। तो सबसे मेहनत का काम यही होता है, अगर हमने ये कर लिया तो शायद हमारे दिन के काम जो है अच्छे से हो जाते हैं। तो सुबह को जल्दी उठना चाहिए। अगर कहा जाए तो हमें सभी को 5 बजे तो उठना ही चाहिए क्योंकि 5 बजे से उठकर अगर हम अपना रूटीन को 3 भागों में भी बांटें कि 20-20 मिनट के 1 घंटे का अगर हम हिसाब लगाएं कि 5 से 6 में भाई एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो 20 मिनट के हिसाब से हम अपने टाइम को अगर बांट सकते हैं तो बांटें क्योंकि 20 मिनट हम पहले 20 मिनट में क्या करेंगे, अपने जो माइंड है उसको एक्टिव करने के लिए रनिंग करेंगे, मतलब स्पीड वाली चीज़ें करेंगे जिससे हमारा पूरी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो हम वो रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पहले 20 मिनट में करनी है। फिर बात करते हैं हम अगले 20 मिनट की। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि अपने दिमाग को डेली वर्क जो करना है उसके बारे में सेट कर देना चाहिए कि हाँ भाई हमें आज ये कार्य करने हैं और क्या क्या हमने कल गलतियाँ की थी उसको सुधार करके हमें आगे चलना है। तो हमें पूरे दिन का अपना जो कार्य है उसको ट्रैक करते हुए आगे चलना है।
और हो सके तो हमें थोड़ी बहुत देर मेडिटेशन भी करना चाहिए। इससे हमारा जो माइंड है वो एक्टिव होता है और कोई भी कितनी भी बड़ी चीज़ आए हम उसे शांति से सॉल्व कर सकते हैं, करते भी हैं, क्योंकि मन एकदम शांत हो जाता है। ठीक है, मुझे तो यही लगता है कि मेडिटेशन करने से हमारे मन को जितनी शांति मिलती है वो कहीं नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमें मेडिटेशन जो है ज़रूरी करना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अगले अपने लास्ट 20 मिनट की। उसमें हमें क्या करना चाहिए कि हम दूसरों से काफ़ी आगे चल सके। देखिए, बहुत लोग होते हैं मॉर्निंग में उठकर जल्दी अपने कार्य करते हैं, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं 8-8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। उससे क्या होता है, हमें उठते फिर ये फील होता है यार हम कितना लेट हो चुके हैं, और फिर हम भाग दौड़ करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें गिल्टी भाव हमारे मन में आए। हमें अपना टाइम से उठना चाहिए और अपना रूटीन जो है अच्छे से बना लेना चाहिए। तो 20 मिनट की अगर हम बात करें तो हमें उनमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है एक्सरसाइज करके और मेडिटेशन करके एकदम शांत हो चुका होता है। तो हमें अच्छी अच्छी किताबें जो है सुबह को पढ़नी चाहिए, जिससे हमारे अंदर का ज्ञान जो है वो बढ़ सके। हम जो अपना सब्जेक्ट की किताबें पढ़ते हैं वो चीज़ अलग होती है, लेकिन हमें कुछ अलग भी ज्ञान की बातें पढ़नी चाहिए। जैसे बहुत से लोग अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ते हैं, उनसे उनको बहुत मोटिवेशन मिलता है, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो हमें ये चीज़ भी अपने रूटीन में लानी चाहिए, अच्छी अच्छी हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 1 घंटा जो है एकदम हम अपने मन को इतना रिलैक्स फील करते हैं कि हाँ भाई हमने बहुत कुछ किया है आज टाइम से उठकर। फिर हमारा जो पूरा दिन है वो अच्छे से जाता है, हम अपने काम को जो है सेट कर चुके होते हैं और पूरा दिन उसके हिसाब से फिर कार्य करते हैं। ठीक है, फिर हम पूरी दिन की काम अपने आराम से करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, अपने कामों को एकदम सेट रखना चाहिए। हमें अपना उठने और सोने का टाइम, ये चीज़ें अगर हमारी सेट हो ना तो हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। क्योंकि रात को लेट सोना, लेट उठना, एकदम लेट उठ के हम कितना थका हुआ फील करते हैं, आप सबने ये महसूस भी किया होगा। तो हमें अपनी हर चीज़ जो है थोड़ा मेंटेन रखनी चाहिए, टाइम के हिसाब से बैलेंस करना चाहिए उनको। और सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हो सके तो हमें सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है अपनी आंखों से दूर कर देने चाहिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बड़ा बेचैन रहता है इन चीज़ों के साथ। तो उसे शांत करने के लिए हमें इन चीज़ों से लगभग सोने से 1 घंटा पहले दूरी बना लेनी चाहिए। और हो सके तो उस टाइम पर हम किताबें पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर लो, पर इन चीज़ों को थोड़ा दूर करो खुद से। और फिर अपना आराम से हमें टाइम से सोना चाहिए, ताकि हम सुबह को टाइम से उठ सके। तो हमें कम से कम 6 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रूटीन अगर होगा तो शायद मैं आशा करती हूँ, मैं मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो है रूटीन अच्छा होने से हमारे पढ़ाई वगैरह पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, और हमारा माइंड भी जो है एकदम फ्रेश रहता है। तो ये सब चीज़ें करने से हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी होगी और हमारा माइंड जो है एकदम फ्रेश रहेगा। तो हम हमारे जो रिलेशन है वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है लेट उठना, लेट ये लेट वो, इन सब चीज़ों से हम बड़े इरिटेट से हो जाते हैं और मतलब चिड़चिड़े से पन हम महसूस करते हैं। इससे बहुत बार हमारे रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को करने से हमारे जो हार्ट है वो भी एकदम शांत रहेगा और हम अच्छे से दूसरों के साथ पेश आएंगे। ठीक है, इससे हमारे आत्मा को भी संतुष्टि रहेगी कि हाँ आज हमने जो निश्चित किया था, जो गोल बनाया था, आज हमने वो पूरा किया, उसके सुकून के साथ ही हम सोएंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को करने से कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी लाइफ में एक अच्छा चेंज इसको माना जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये टिप्स जो है पसंद आई होगी और आप इसको फॉलो भी शायद करेंगे। और इन सब चीज़ों को करने से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मैं अपने आप को थैंकफुल मानूंगी। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपको हर चीज़ें मतलब मेरी बताई हुई समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों के पास अधिक से अधिक जानकारी जो है टाइम से पहुंच सके और काफ़ी लोगों को इससे हेल्प पहुंच सके। और थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना प्यार मुझे इसी तरह देने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अब तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।